क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महाविकास अघाड़ी में टूट हो सकती है या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मुख्यमंत्री के नाम पर महाअघाड़ी में अभी से खींचतान शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई हो गया है। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एमवीए की तरफ से सीएम पद के नाम की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले एमवीए को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना चाहिए ताकि चुनाव में अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी जा सके, लेकिन कांग्रेस को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम पर ऐतराज। कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री का नाम चुनाव के बाद तय हो, जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी रसाकसी तेज हो गई है। खबर यह है कि संजय राउत या शिवसेना यूबीटी की मुख्यमंत्री के लिए उद्धव के नाम पर अड़े हैं, जिसे लेकर एमवीए नेताओं के बीच यानी कि महाविकास अघाड़ी नेताओं के बीच तनाव दिख रहा है और अब सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल यह कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ खेला हो गया है? मुख्यमंत्री का पद मांगने गए थे, क्या वो खाली हाथ वापस लौटे? क्या महाविकास अघाड़ी में टूट हो जाएगी? और सवाल यह कि क्या चुनाव के बाद सीएम नाम पर पेंच फंसेगा, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली फॉर्मूले पर काम होगा? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल शुरू, सियासी बवाल। महाराष्ट्र में खेल, उद्धव का प्लान डिरेल। सीएम चेहरे पर रार, अघाड़ी में बढ़ी दरार। महाराष्ट्र में कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल को देखते हुए महाराष्ट्र का सियासी तापमान हाई हो गया है। हर पार्टी अपने अपने जोर आजमाइश कर रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे और ऐसी खबर है कि उद्धव ठाकरे की डिमांड थी कि चुनाव में सीएम का चेहरा उन्हें घोषित किया जाए। दिल्ली में उद्धव ठाकरे की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई और उन्होंने सीएम के लिए अपने नाम का प्रस्ताव रखा। जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। नाना पटोले ने कहा कि चेहरे की बात चुनाव के बाद होगी। संजय राउत को बहुत बदनाम करते रहते हो मीडिया में। संजय राउत ऐसा नहीं कहा है। कि संजय राउत ने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी करके ही हम आगे जाएंगे और महाविकास अघाड़ी यही हमारा चेहरा है। महाविकास अघाड़ी करके यही चेहरा रहेगा। वही संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। सबको पता है कि हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ है। सबने कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है। तीन पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार, ऐसी पार्टी लड़े जो वहां जीत सकती है। महाविकास अघाड़ी जहां सीएम चेहरे को लेकर अभी उलझी हुई है, तो वहीं पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने एक और जुबानी बम फोड़ दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। पुराने केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें संजय पांडे के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये मी असेल, गिरीश महाजन असेल, प्रवीण दरेकर असतील, अनेक आमचे नेते आहेत की ज्या नेत्यांना अक्षरशः जेलमध्ये टाकण्याची सुपारी। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनका मनोबल हाई है। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। चौतरफा बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है।
ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की नई सियासत में अब क्या होगा। क्या महाविकास अघाड़ी चुनाव में सीएम चेहरे के साथ जाएगा या फिर चुनाव के बाद कोई बवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शाइना एनसी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किशोर तिवारी नेता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट सुशील भोसले थोड़ी देर में होंगे प्रवक्ता एनसीपी एसपी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किशोर तिवारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि उद्धव जी तो मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी करने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन क्या उनको खाली हाथ यहां से जाना पड़ा? विवेक, आवाज कट कट के आ रही है। कहीं मेरी आवाज भी कट कट के तो नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल कट कट के नहीं आएगी, आपकी आवाज बिल्कुल सॉलिड आ रही है। अरे आवाज ही सॉलिड नहीं है, हमारे करतूत भी बहुत सॉलिड है। अभी मैं बताता हूं तुमको कि आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिना कुछ आश्वासन मिले लौट गए, ये लौट गए, वो लौट गए। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आने वाला चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ना तय हो चुका है। सोनिया जी और राहुल जी इसके लिए सहमत है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि मैं बीजेपी का सुपड़ा साफ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीजेपी के प्रति जनता में एक आक्रोश है। और ये लोग कहते थे हमने हिंदुत्व छोड़ दिया या हम कांग्रेस से मिल गए। तो अभी देखो विवेक जी की कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली। अरे इनका जो प्रस्पेक्शन या नैरेटिव है वो जनता में नहीं चल रहा है। अब हम जा रहे हैं, हाँ, हमने बीजेपी से नाता तोड़ के हम जनता में जा रहे हैं। और मैं अभी बता दे रहा हूं कि क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव में 34 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चुन के आ गई। तो यहाँ के जो लोकल नेता है उन्होंने कहीं ने राज तिलक करके रखा है। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं में बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। और अभी अप्रैल मई के अंदर यही कहते थे, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना? कांग्रेस से आश्वासन मिल गया आपको कि उद्धव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो विवेक जी, हम बीजेपी को छोड़ के जुम्मा 5 साल हुए हैं। हाँ, कोई भी गड़बड़ करने देखेगा तो हमको कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। जो लोग अभी कह रहे थे उद्धव जी हमारे नेता है, उद्धव जी हमारे नेता है बोलकर कांग्रेस के मतदार संघ में, एनसीपी के मतदार संघ में उद्धव जी के भाषण अरेंज कर रहे थे। डिमांड पर अब उद्धव जी थे। उद्धव जी को जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता से नीचे उतारा गया वो लोगों को नागवार गुजरा है। मैं अभी कह रहा हूं, लोग उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तिवारी जी, मैं आपसे नई कहानी पूछ रहा हूं, पुरानी कहानी बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उद्धव जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मान लिया है आगे आने वाले चुनाव में अगर एमवीए जीतती है तो? यही खबर है ना? आप जो बता रहे हैं। अरे जीतती वित्ती नहीं है, जर तर नहीं है, ईब बट वगैरह कुछ भी नहीं है। ईब बट नहीं है भैया, ईब बट नहीं है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और महाराष्ट्र उसके बाद वाली लाइन सर बता नहीं रहे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं तो मान रहा नहीं हूँ, जनता का विश्वास हो गया है और इनकी तो फटी जनता पड़ी का है विश्वास हो गया है, लेकिन क्या महाविकास अघाड़ी में यह विश्वास बन पाया है? राकेश शेट्टी जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन है, यहां पर किशोर तिवारी जी दावा कर रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, देखिए, सभी को नमस्कार। और उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी दिल्ली आए थे, बहुत अच्छी बैठक हुई, इंडिया अलायंस की भी हुई, महाविकास अघाड़ी की भी नेताओं की हुई। और महाराष्ट्र में जहां तक हमारी स्ट्रैटेजी है वहां पे उसके डिस्कशन हुई, सीट शेयरिंग के बारे में बात हुई। अब मुख्यमंत्री का इतना गाय क्यों है आपको? मतलब आप भी मान चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है
और आप ये मत भूलिए कि जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जो 2.5 साल रहे, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। देश के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उन्होंने भी तारीफ किया, जनता ने खूब तारीफ किया, क्योंकि कोविड सिचुएशन में उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया वो कमेंडेबल था। और उद्धव जी की नेतृत्व महाराष्ट्र में, सही बात कह रहे हैं शिवसेना के प्रवक्ता, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व बहुत ही बढ़िया था और अच्छा है, और आगे भी उनका मार्गदर्शन ये महाविकास आघाड़ी में रहेगा। नहीं, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बना दिए भाई साहब आप। अभी वो देखिए, लीडिंग में आने वाले, आप उनको मार्गदर्शक में भेज रहे हैं। नहीं, राकेश जी ऐसा कैसे चलेगा? आप उनको मार्गदर्शक में भेज रहे हैं, बताइए। कर लेता हूँ। वह तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं, अभी वो लीडिंग में आने वाले, अभी वो कह रहे हैं, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि भाई उनके नेतृत्व, वो नेतृत्व कराना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नेतृत्व, मार्गदर्शन बोल रहा हूँ, नेतृत्व में चुनाव होगा, और क्या चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, चुनाव नहीं, सरकार की बात हो रही। कमलेश तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। कमलेश तिवारी जी, इसका शाहनैन सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमलेश तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, सॉरी, किशोर तिवारी जी। मैं किशोर तिवारी हूँ और मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ उद्धव जी के शिवसेना का। और मेरा मित्र है ये शेट्टी, और उसने दिल की बात तो कह दी, उद्धव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब ये जब पार्टी में इतनी भारी मात्रा में बीजेपी को तिवारी जी मार्गदर्शन कहा है उन्होंने, तो शब्दों की बारीकी होती है और शब्दों का महत्व भी होता है तिवारी जी। नहीं, मार्गदर्शन मंडल बोला तो मुझे है ना लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे MM जोशी की याद आती है। और शायना एनसी भी अभी एडवाइजरी कमेटी में ही जा रही है। हाँ, उसको तो MLC बनाने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। हाँ, मैं कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ ना, 12 से उसको बोल रहे हैं कि आप तो राज्यसभा में रहना चाहिए, आपने महाराष्ट्र में रहना चाहिए। केवल आकर वो झूठी मूठी उनकी चाटुकारी करती है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, मार्गदर्शन मंडल में नहीं, महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। समय आने पर केंद्र में भी वो प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हाँ, हमारे शेट्टी जी हमारे साथी है भाई, वो आप काय को चिंता कर रहे? हमारे इसमें कोई फूट वूट नहीं है। ये फूट आप गिराने का ट्राई भी मत करो। हाँ, टिकट भी बढ़ गई है, सारी टिकटें बांट गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़ाई तो उधर है, 150 हमारे एनसीपी के अजित पवार लड़ते हैं, 120 पे सतीश व्यास की पार्टी ने तैयारी कर ली है। ठीक है, शायना जी से जवाब ले लेते। किशोर जी, आपके पास वापस लौटूंगा, और हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता सुशील व्यास जी भी जुड़े हुए हैं, उनके बाद सुशील जी के पास जाऊंगा। शायना कह रहे हैं कि टिकट भी बट गया है, नेतृत्व भी तय हो गया है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये किशोर जी हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, भविष्यवाणी देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनको उनके भविष्यवाणी के बारे में चिंता करनी चाहिए। ये महाविनाश अघाड़ी जो है वो सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ये कहना कि उद्धव ठाकरे उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, लोकसभा इलेक्शन में हुआ क्या? आप स्ट्राइक रेट देखिए, वोट शेयर देखिए, तो सबसे खराब रिकॉर्ड कोई भी राजनीतिक दल का था तो वो उद्धव सेना का था। रही बात कांग्रेस हो या उद्धव सेना हो या शरद पवार, कौन उनके मुख्यमंत्री वो तय कर सकते हैं, लेकिन जनता का जनादेश वो नहीं तय कर सकते हैं। जनता का जनादेश महायुति सरकार के साथ ही है। एक तरफ है प्रधानमंत्री जी, एक तरफ है एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार, और ये जो तालमेल है आपने प्रगति के दृष्टि से महाराष्ट्र में देखा। आपने कोविड की बड़ी बड़ी बातें की, क्या आपने ये उजागर किया कि कितना भ्रष्टाचार हुआ कोविड के समय और कौन थे मुख्यमंत्री तब? अब आप देखिए कि हमारी महायुति सरकार जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खत्म करते आ रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में आप देखें तो कोस्टल रोड हो, MMRDA हो, मेट्रो हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, शिवरी हो, या फिर नावाशेवा लिंक और फिर अटल सेतु, ये सभी मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया खत्म भी हो चुके हैं। तो लोग चाहते हैं स्थिरता, नेतृत्व और प्रगति, और इसका एक ही लक्ष्य है, वो है महायुति सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के जनहित में काम करते हैं। अरे ये तो चुनाव प्रचार करना चालू हो गया।
हाँ, क्यों नहीं करूंगी। आप तो भविष्यवाणी पे टिके हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। किशोर जी, बेस्ट लक आपको। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, शाइना क्योंकि एक बात हमारा बताइए दल जो जी। है पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और जी अब भी शाइना मोदी एक जी बात बताइए सबसे लोकप्रिय जी। नेता है। शाइना एक बात तुम्हारा बताइए, नहीं क्या जमने वाला, तुम्हारा नहीं एकनाथ जमने। शिंदे ही सीएम फेस होंगे आने वाले इलेक्शंस में? हाँ, ये बात करो, ये बात करो भैया। हमने किशोर तो जी, बोल दिया उद्धव जी है। किशोर जी वहां बैठ के कांग्रेस के तरफ से भी जवाब दिए, शरद पवार की तरफ से भी जवाब दिए। हमारे यहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र है, और हमारा नेतृत्व जवाब देगा, और सही समय पे। रणनीति रूपरेखा यहाँ टेलीविजन कब चैनल्स डॉच पे कर रहे, तय नहीं होते उनको हैं, कब डॉच कर रहे बताओ, या भावना कब के। डॉच कर रहे बताओ, हाँ हाँ, कब डॉच कर रहे बताओ। चलिए चलिए। अब वैसे मैंने आपको, आप तो अभी, किशोर जी, आप एक एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवाणी पे उतरे हैं, तो आप राजनीति कम और बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपके दल की जो पेशा है कि हर सुबह उठ के कुछ ना कुछ बोलें, कुछ ना कुछ विवादित का बयान दे, और फिर दूसरे लोग आपको सिर्फ मनाते रहें, ये आपके यहाँ चलता है। हमें पता है कि आपने इलेक्शन मोदी जी के नाम पे लड़ा 2019 में, और फिर आपने क्या किया सत्ता के मोह माया बहुत के लिए। पुरानी तो बात, छोड़िए ये बहुत बातें। पुरानी बात, बहुत पुरानी बातें है। 23 का बताओ, 24 का बताओ, ठीक है, मैं 24 का 24 बताया का कहाँ है बताओ ना। युति शाइना, मैं सरकार। इसका जवाब लूंगा आपसे। जो बात तिवारी जी आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन काफी देर से सुशील व्यास जी वेट कर रहे हैं। सुशील व्यास जी, किशोर जी का कहना है कि इधर तो सब कुछ ठीक है, उधर कुछ खटपट जरूर हो रही है। विवेक जी, किशोर जी मेरे बड़े भाई हैं, ये उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन खाली कह देना भरने से खटपट नहीं दिखती। हमारी बड़ी मजबूती से, जैसे साइना बहन कह रही थी, मजबूती से तो विकासोन्मुख सरकार चल रही है। विकास की धारा पूरे महाराष्ट्र में बह रही है। महाराष्ट्र के हर वर्ग, चाहे महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, युवा वर्ग हो, सारे उनके कल्याणकारी कामों से इतनी तेजी से हमारे सरकार काम करे, जिसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र साइना जी ने किया। और इस समय महाराष्ट्र की जनता पूर्ण रूप से तैयार है वर्तमान सरकार को एक बार पुनः पूरी मजबूती के साथ वापस अक्टूबर नवंबर के विधानसभा चुनाव में स्थापित कर। तो कहीं हम लोगों को आपस में ये द्वंद्व नहीं है कि हम लोग वापस लौट के नहीं आ रहे। वर्तमान सरकार बड़ी मजबूती के साथ जनता का विश्वास वापस अर्जित करके लौटने वाली है, और हम आने वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। जी, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो क्या एकनाथ शिंदे ही सीएम फेस होंगे महायुति में? मैंने आपसे कहा, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया विवेक जी, कि वर्तमान सरकार बड़ी मजबूती के साथ हमारे सामूहिक नेतृत्व के साथ काम कर रही है, जिसका नेतृत्व निश्चित रूप से एकनाथ राव जी शिंदे कर रहे हैं। और ये सरकार जिस तरह से जनता का विश्वास हासिल कर रही है, एक बार पुनः हम लोग जीत के आएंगे, और आप देखेंगे कि बड़ी मजबूती के साथ हमारा मंत्रिमंडल बनेगा, और वो बड़ी मजबूती के साथ हम लोग महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। जी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश शेट्टी जी। देखिए, शाइना जी कह रही थी डेवलपमेंट में इतना इनकॉम्पिटेंट सरकार देखा नहीं हूँ। आप कोस्टल रोड की बात कर रहे, अटल सेतु की बात की, सब जगह लीकेजेस है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया, आप जबलपुर एयरपोर्ट देख लो, आप राजकोट के एयरपोर्ट देखो, दिल्ली एयरपोर्ट देख लो, कैनोपी से एक टैक्सी ड्राइवर की जान भी चली गई। एक मामूली सा मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम तक ये लोग एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे, और करीबन 7-10 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। मतलब आप क्या बड़े बात कर रहे हैं, बहुत ही प्रगतिशील सरकार है। आप देखिए, वो नीट का जो एग्जाम था, उसके बाद पीजी नीट का री एग्जाम कराते हैं, उसका भी पेपर लीक होता है। और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और वो कहते हैं नहीं, ये बात नहीं, ठीक है। ये आप लोगों की डेवलपमेंट की बात आप जनता के बीच लेकर जाइएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं शेट्टी साहब आपसे, जब दिल्ली से उद्धव ठाकरे लौटे और संजय राउत जी ने कहा कि सीएम फेस जो हैं वो एमवीए के सीएम फेस उद्धव ठाकरे रहेंगे, तो क्या ये बात सच नहीं है कि इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है? क्या ये बात सच नहीं है कि इस पर एनसीपी शरद पवार गुट ने आपत्ति जाहिर की है? देखिए, हम लोग आपको बता दें क्लियरली, इंडिया अलायंस जब फॉर्म हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी, देखिए हमारे पास प्रधानमंत्री जी है, ये पीएम फेस है, आपके पास कौन है? हमने क्लियर कर दिया था, जिस पार्टी का ज्यादा एमपीज आएंगे उनका होता है प्राइम मिनिस्टर फेस।
स्टेट में आप देखिए, इनके ही मध्य प्रदेश जीते या राजस्थान हो, तो इनको भी पूछा गया था आप सीएम फेस बताइए, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था। हमारा तो एकदम साफ है। तो यहाँ पे जिसका एमएलए ज्यादा होगा उसका ही सीएम फेस होता है। मगर हाँ, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे नाना पटोले जी है, उनके भी नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और शरद पवार जी के नेतृत्व में हम लड़ने वाले। हम लोग तो महाविकास आघाड़ी है। आप कल का अजित पवार जी का स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं 1990 में एमएलए बन के आया हूं, मेरे से ज्यादा जूनियर देवेंद्र फडणवीस जी है, वो 1999 में आए, और उनसे भी जूनियर जो है वो एकनाथ शिंदे है, जो 2004 में आए, और ये दोनों भी मुख्यमंत्री बन गए करके वो एक इशारा दे रहे थे कि अब उनकी बारी है। कंफ्यूजन जो है वो आप देखो। लेकिन शेट्टी साहब, ये बात भी तो सच है। आप लोग नेतृत्व की बात करें, मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद चाइना मैं आपके पास आऊंगा। मैंने जो कहा कि भाई आप लोगों ने आपत्ति जाहिर की, अब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हिस्सेदारी भी तो तय करने में फिर पेच फंसेगा ना। 288 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये कैसे तय होगा? अगर आपको सीटें ही 80 दी गई तो फिर आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी का क्या होगा, फिर बताइए राकेश जी। ऐसे नहीं होता है, स्टूडियो में बैठ के सीट नहीं दिया जाता, आपको भी पता है। मैं एक आकलन रख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई तय नंबर नहीं दे दिया आपको। मैं ये कह रहा हूं सपोज दैट अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो ये स्टूडियो में बैठ के नहीं तय होता, इसका बिल्कुल सही बात है, ये बात मैं भी जानता हूं। और दूसरी एक बात कि हर पार्टी का हर एरिया में अपना ताकत होता है। पिछला रिकॉर्ड होता है कि 19 में किसको सीट मिला, 14 में किसको कितना सीट मिला, और ये कैलकुलेशन जिस तरह हमने लोकसभा तो आप अच्छा इसी बात का जवाब दे दीजिए, आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 288 में से? आपके स्टूडियो में अभी बताना बहुत ही प्रीमेच्योर रहेगा। फिर भी आकलन बता दीजिए। नहीं, आकलन होता नहीं है इसमें इस तरह। अनुमान बता दीजिए। ये चाय नहीं है ना कि चाय की पत्ती शक्कर कितनी लगेगी, ये तो राजनीति है, इसको तो और पकना बाकी है। और हमें शेट्टी साहब मैं आपको बता दूं, अच्छी चाय हर कोई नहीं बना सकता है। आप बेशक चाय में पत्ती और चीनी डाल के आप कह दें, अच्छी चाय में भी कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। खैर आपका जवाब पूरा कीजिए। सुनिए, चाय बनाने के लिए एलपीजी लगता है, और गटर में से पाइप निकालकर चाय भी नहीं बनाया जाता, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि हमारा जो इंडिया अलायंस है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, बहुत ही इंटैक्ट है। बहुत ही बढ़िया मीटिंग दिल्ली में हुआ है, और आगे जो लोकसभा का रिजल्ट को ही अगर आप देखते हो तो हम 150 से ज्यादा सीट आज जीत रहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप लोग जीतिए 150 से ज्यादा सीट अगर आज की तारीख में आप जीत रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री ही पूछ रहा हूं, या मुख्यमंत्री के नाम पर ये आपसी खींचातान क्यों है? ये तो और मीडिया के सामने है, इसमें कुछ दबे छुपाने वाली बात नहीं है। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे? किशोर जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जब लोकसभा का चुनाव था तो मैं ये एक नेता था कि कहता था कि भाई राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, और इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वही रहेंगे। इन्होंने घोषित नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया, जिसका इनको खामियाजा भोगना पड़ा। अब मैं महाराष्ट्र में कहता हूं, महाराष्ट्र में मैं स्पष्ट कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के चुन के आए, और उसके बाद उद्धव जी के आए, बाद में शरद पवार जी के आए। तो इस तरीके से सीट के अंदर हम देखते हैं तो हम करीबन 168 सीट पर हम आगे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 168 सीट पे हम आगे हैं, इसका मतलब हमारी सरकार बनेगी ऐसा नहीं है। नहीं तो लोगों ने मानस बनाया ये तो बोल के चलना भी गलत है। जब तक हम लोगों को किसानों के समस्या पे, बेरोजगारों के समस्या पे, दलित वंचित और अल्पसंख्यक के एस्पिरेशन पे कोई कार्यक्रम नहीं देते, हम नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस का अपर हैंड टिकट में रहेगा, लेकिन लोगों ने उद्धव जी की सरकार गिराने पे जो नाराजगी लोगों के दिल में है उसको महाविकास आघाड़ी ने इनकैच करना चाहिए, और उद्धव जी ही यह महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा वो
छवि लेके आते हैं जी। तो ही ठीक रहेगा। नहीं तो मालूम पड़ा कि उद्धव जी की सीटें ज्यादा चुन के आ गई और जो हर प्रांत के अंदर, हर जिले के अंदर जो राज तिलक की तैयारी करने वाले हैं वही चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बीजेपी को अडानी कृपा पात्र है, एकनाथ शिंदे भी उनके तिजोरी में तिजोरी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उनको अमित शाह का आशीर्वाद है और अजित पवार तो हमारे महामहिम पंत प्रधान उनको नेचुरल करप्ट पार्टी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव से ज्यादा चुनाव का बाजार होने वाला है। तो इस बाजार के लिए मैं बोलता हूं एक बड़ा आर्थिक कार्यक्रम, महाराष्ट्र की अस्मिता और आक्रांताओं से जो महाराष्ट्र और मुंबई को खतरा है, किशोर जी इसकी बात होनी चाहिए। जी, ये किशोर जी, अडानी, मोदी किशोर जी, और शाह के गुलामों का किशोर जी रैली संबोधित कर दिया आप, पर्दाफाश होना चाहिए। रैली संबोधित कर दिए किशोर जी आप। आप मौका दे रहे हो तो हाँ। क्यों छोड़ेंगे? मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री, उधर राकेश जी कह रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। आपने पूरी रैली कंप्लीट कर दी, अभी तक ये नहीं बताया। हालांकि आप कह रहे हैं कि अपर हैंड कांग्रेस कराएगा। क्या माना जाए शायना इसको? क्या ये मान के चला जाए कि शिवसेना एक तरह से कॉम्प्रोमाइज मोड में है अभी से? ये कितना नहीं, वास्तविकता पे बात करता हूँ साहब गोइचे में। जी, मैं अच्छा, साहब गोइचे वास्तविकता बात करता हूं। मैं किशोर जी, मैं शायना को सुन लेते हैं, फिर आता हूं आपके पास। वास्तविकता झूठ ये है बोलती। कि कांग्रेस वो की झूठ बहुत स्ट्राइक बोलती। रेट वो आपसे झूठ ज्यादा बोलती। है। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा है। सबसे खराब स्ट्राइक रेट किसी राजनीतिक दल का है तो वो उद्धव ठाकरे जी का है। इसके बावजूद आपने तो शायना घोषणा जी, मैं की इस कि पे बात मुख्यमंत्री वो बनेंगे। मैं इस पे बात आपने तो करूंगा। ओके ओके, मैं आपने इस पे बात करूंगा। आपने तो यहाँ अरे घोषणा स्ट्राइक भी रेट दे तुम्हारा दी है बहुत कि खराब है। आपके मुख्यमंत्री आपके उद्धव नेता जी रो बनेंगे। पड़े थे। और आपको आपके बहुत नेता बहुत चुनाव के बधाई, चिन्ह पे बहुत रो बहुत पड़े थे। बधाई। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके लिए कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई पर्याय नहीं है। इससे एक चीज स्पष्ट है किशोर जी कि आते हुए दिन में आपने तो सीटों की बंटवारा की है, किसी के साथ सलाह ली है या नहीं, या फिर वापस आप वही करेंगे जो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में किया, जहां आप लड़े हमारे नेतृत्व में, हमारे मोदी जी के नाम पे, और फिर आए शादी के मंडप जरा पे मैं और फिर विवेक इस दुल्हन पे भाग जवाब दे जाती दूंगा है इसको। किसी और के साथ, और फिर सिर्फ समझौता करती है क्योंकि सत्ता की आवश्यकता है। तो ये सब चीजों के ऊपर विवेक जी, मैं जनता जवाब दूंगा इस पे, जनादेश मुझे जी मैं बहुत सर आ रहा हूं, बुद्धिमान किशोर जी मैं है। आ रहा हूं, और किशोर जी मैं जनता आ रहा हूं आपके जनादेश पास। हाँ। जानता है कि सोच समझ के महाराष्ट्र में किसके लिए वोट करना चाहिए। किशोर जी उसके बाद मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर जी, नहीं, शायना जी एक बड़ी विनम्र और अच्छी प्रवक्ता है। उन्हें संसद में या मैं विधान भवन में देखना चाहता हूँ और मुझे दुख होता है कि धन्यवाद बीजेपी धन्यवाद, लेकिन उनको बेफिक्र यूज रहिए, एंड थ्रू मैं करती है। पहुंच जाऊंगी आपके दुआ के साथ या दुआ बिना भी पहुंच जाऊंगी, बेफिक्र रहिए। एक मिनट, मुझे पूरा धन्यवाद करने दो। धन्यवाद। देखो, अब मैं पूरा कर लूं, मेरी मैं भी जवाब आपको तुमने मुझे यही पूछा। शुभकामनाएं देती हूँ। आप अरे नहीं, एकमात्र मेरा भी प्रवक्ता किशोर बचे जी, हैं। मेरा भी यही सवाल था। किशोर जी चुनावी मैदान में कब दिखेंगे? मैं भी ये सवाल अरे, आपसे पूछना हाँ, चाह रहा हूं। थैंक एक यू। बात मैं बोलूं, जी सर। मैं चाटुकार नहीं है, मैं चांडाल चौकड़ी का भी मेंबर नहीं हूं, तो मेरा नहीं जमने वाला। लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुमको कि हम ये चुनाव में जा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। हमने जब बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस के साथ हम गए हैं, तो क्या ये लोगों को नागवार गुजरा था? हम ये सब बातें रखेंगे ना। अब बीजेपी ने तो पार्टियां तोड़ी, हमसे लोगों ने निकाल लिया। अब हम जनता में कोरी स्लेट लेके जा रहे हैं। हम सामाजिक न्याय और बहुजन के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और उद्धव जी का चेहरा बहुत दूर तक आवाज जा रही है। उनकी लाइन उन्होंने बड़ी खींच ली है। अभी तो आप देवेंद्र के चेहरे से अगर चुनाव में चले जाओ तो 19 वाली बात नहीं रह गई, 14 वाली बात नहीं रह गई। तुम्हारे कर्म तुम्हें लेके डूब रहे हैं। तुम नैतिकता की, राष्ट्र निर्माण की बातें करते हो
लेकिन तुम क्या करते हो, लोक नियुक्त सरकार को पैसे के सहारे गिरा देते हो। मैं बोलता हूं शाइना जी, ये गलत लोग हैं, आप इनके साथ मत रहिए। आपके तरीके प्रतिभा संबंध की सिविल सोसाइटी में और हमारी पार्टियों में जरूरत है कि जो सिविल सोसाइटी को बताए कि ये अडानी को बिके हुए लोग कितने खराब है। जी, ये साम्राज्यवादी शक्तियों के लोग हैं, ये आक्रांता है बंबई के लिए। तुम्हारे पिताजी ने जो आदर्श निर्माण करे उसको ये कुचल डाल रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब शाइना से लूंगा। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी। नहीं, मैं भाई किशोर तिवारी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम ईमानदारी से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पे आगे होने के बावजूद कोई ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये शायद पहले प्रवक्ता हैं जो बड़ी निर्भीकता के साथ इस बात नहीं, उन्होंने दूसरी बात भी कही। जब मैंने उसे पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा मुझे चांडाल चौकड़ी का हिस्सा बनने कोई शौक नहीं है। ये उनके पार्टी का सिस्टम हो सकता है, हमारे दलों में ये सब सिस्टम नहीं। हमारे दलों में कर्म प्रधान है, जो काम करता है जनता के बीच रहता है वो मौका पाता है और आगे बढ़ता है। तो वो हमारे साथ वो दिक्कत नहीं है। तो रही बात वर्तमान सरकार, किशोर जी आपको ये उस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। वर्तमान सरकार जितनी मजबूती से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सामूहिक नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता का विश्वास हासिल कर रही है। आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में बहुत आसानी के साथ एक बार पुनः हम लोग आने जा रहे हैं सत्ता के अंदर। और जिन बातों का जिक्र आपने किया वो कहीं जनता के बीच में नहीं है कि कौन सी सरकार हटा दी गई, कौन सी सरकार चली गई। अब सरकार जनता देखती है काम क्या हो रहा है। आज लाडली बहना के 2 करोड़ फॉर्म जब हमारे सामने आए तो वो बहनों का विश्वास हमारे साथ, वो जो युवा प्रशिक्षण वर्ग में जाकर स्टाइपेंड 8,000, 6,000, 12,000 एप्लीकेशन हमारे सामने आएगी, वो हमारे सामने है। हम वो देख रहे हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनके कंस्ट्रक्टिव काम को हम कैसे कर सकते, ये रचनात्मक काम, ये कल्याणकारी योजनाएं। वार्ड 1 पोरबंदर बंदर जब बन जाएगा वहां पे वार्ड 1 में पालघर के पास 73,000 करोड़ की लागत से, तब जनता देखेगी विकास क्या है। खाली बातें करने दिल्ली चले जाओ, उससे चले जाओ, उसको गाली, इससे नहीं होता। जनता देखती है काम कैसे हो रहा है, काम हम बोलता है और हम हमारे काम के बलबूते पे, उसकी पूंजी के बलबूते पे हम देखेंगे कि आप अक्टूबर नवंबर में पुनः महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का हमें विश्वास प्राप्त होगा। नहीं सर, कहीं सुशील जी ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं एकनाथ शिंदे जी को लग रहा है कि अब उनको भी कभी ना कभी साइडलाइन कर दिया जाएगा या इस चुनाव में उनको अपर हैंड नहीं दिया जाएगा, बीजेपी खुद अपर हैंड लेगी? मैंने आपसे कहा ये तो होना ही था। आपने सुना नहीं किशोर जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला। वर्तमान मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जिस तरह एक यूनिट के रूप में काम, एक संघ के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सामुहिक नेतृत्व में हम जनता के बीच जाने वाले हैं और पुनः भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये विश्वास हमारा। के साथ पैसा खा रहे हैं। देखिए किशोर जी, मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। आप मुझे कोई चीज बताए, मैं उसका जवाब दूंगा। खाली हवा में मत बोलिए। आप वरिष्ठ हैं, अगर किसी ने पैसा खाया बताइए, हम जिम्मेदारी के साथ उसका सामना करेंगे। आप हवा में कई बार पहले भी बोले, मैंने आपसे माफी मांगते हुए जवाब दिया। आज एक बार फिर कह रहा हूं, आप वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बोलिए, हमारा विरोध कीजिए, लेकिन किसी आधार पे कीजिए, ठोस आधार पे, हवा में बात मत कीजिए। ओ व्यास पंडित जी, मैं तो तुम्हारे पिताजी उठता हूँ, अब काहे को मुझे बड़ा भाई बोलते हो? हाँ, कोई चैनल वाले तो मुझे 100 साल वाला भी बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुमको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मंत्रालय में दलालों के सिवा कोई है नहीं। इतने पैसे खा रहे भैया, इतने पैसे खा रहे ब्यूरोक्रेट। हाँ, तुम्हारा वो ये 2022 के मजदूर कल्याण वाला वो कीट खरीद दिया। अभी क्या है कि हर चीज में पैसे खा रहे। हाँ, ये लोग अच्छे नहीं है, ये करप्ट लोग है। मैं बोल रहा हूँ ना, विनम्रता से, ये आखिरी बार है पैसा जमा ले रहे। 30 जून 2022 को एकनाथ राव जी ने शपथ ली, क्या ये उसके बाद ही मंत्रालय में आ गया कि पहले भी थे? तो फिर वो एंटी करप्शन की रेडें जो पढ़ा करती थी बड़े मात्रा में, वो किस लिए पढ़ा करती? अरे वो 1% था, ये 100% हो गया बाबा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उस सरकार में भी मिनिस्टर रैंक पे था, आपको नमन है। इस सरकार में भी 2.5 साल रहा। अब ये करप्ट लोग ही चुन के आते हैं, तो मैं क्या करूं? लेकिन अच्छे लोगों को लोगों ने चुन के देना चाहिए। पहले तो पार्टियों ने टिकट देना चाहिए। हाँ, घर के चपरासी और सेक्रेटरी को नहीं देना चाहिए ज्यादा समय तक। ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। ठीक है,
मैं शाइना के पास जा रहा हूँ। नहीं, शाइना कुछ कहना चाह रही है, इसके बाद मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। शाइना, किशोर जी ने बड़ी बड़ी बातें की, उनको शायद उजागर करना चाहिए कि मिलिंद नार्वेकर कौन है, कहाँ के हैं, कैसे उनको एमएलसी मिला। और वो छोड़िए, हम अंदरूनी बातें में नहीं जाते हैं, ये बात कर रहे हैं दलालों की। आपको पता है कि ये सरकार हटी क्यों? क्योंकि जो घोर भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उससे एक चीज स्पष्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी त्रस्त है, पब्लिक भी त्रस्त है, और उन्होंने मुंह तो जवाब इलेक्शन में इस पार्टी को दिया। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि काम करो और काम का फल वो जनादेश तय करता है। हम जा रहे हैं मैदान में, जा रहे हैं सकारात्मक रूप से, सकारात्मक सोच के साथ और एक विचारधारा के साथ। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट आज ये है कि यूबीटी सेना को पता नहीं कि मुसलमान और दलित उनका वोट बैंक है या हिंदू, क्योंकि हिंदू उनसे इतने गुमराह हो गए हैं। क्योंकि जिस पार्टी अपने सोच विचारधारा को ठुकरा सकती है सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए, आज आदरणीय बाला साहेब ठाकरे देखते हैं कि वो और कांग्रेस साथ में गए हैं, तो पता नहीं कि उनको क्या सोच विचार के साथ वो क्या बोलते हैं। लेकिन मैं जरूर जानती हूँ कि जहां विचारधारा नहीं, जहां नियत नहीं, वहां एक ही पर्याय है, और वो पर्याय है एनडीए की सरकार, जिन्होंने कर दिखाया है और इतिहास बनाया तीसरी बार। तिवारी जी आपका जवाब। एक जी, उसके पहले तिवारी जी के लिए सिर्फ एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ। भाई साहब आप जवाब दो, उसके एक चीज मैं साइना बहन के बात में जोड़ना चाहता हूँ कि परसों वक्फ बोर्ड से संबंधित अमेंडमेंट का जो बिल लोकसभा में आया, कृपा करके बताएंगे कि आपके 8 सदस्य वहां पे अनुपस्थित क्यों थे? जिन मतदाताओं ने आपको हर वर्ग के मतदान दिया जून में और मई में, आप अनुपस्थित क्यों थे? उसका भी जवाब दे दीजिए। किशोर जी। हाँ, पहले मैं शाइना एनसी का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में इन्होंने बड़े घोर भ्रष्टाचार में वगैरह, अरे डजन भर तो एमएलए लेके निकले थे, दररोज सागर बंगले से एमएलए भेजे जा रहे थे। हाँ, तुमने वो 50 कर दिए। हाँ, लोगों ने भूला नहीं है वो 5,000 करोड़। हाँ, और अडानी जी से पैसे आए थे। मुझे हम 50 करोड़ के खोखे, 50 करोड़ के खोखे बोलते थे। मुझे जो लोग गए वो कहते हैं कि 50 करोड़ बोलकर हमारा अपमान मत करो, 100 करोड़ है। और मैं अभी बता रहा हूं कि मेरी सरकार में वसूली का चार्ज लगाया था। बेल ऑर्डर पढ़ लो, सुनी सुनाई बातों पे आप मत करो। मुझे व्यास जी कह रहे थे कि आप प्रूफ दो। 2.5 साल के इनके सरकार में, अगर हमारे सरकार में दलाल थे, भ्रष्टाचार हुआ, तो इन्होंने क्या किया? केवल बोलना है कि भ्रष्टाचार हुआ। अरे उद्धव ठाकरे पर एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और सरकार के पास है तो उनपे महाभियोग चलाए। मैं अभी बता रहा हूं कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हम खुले से आरोप लगाते और बेछूट आरोप लगाते। इसे टलना चाहिए। दूसरी बात, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे जो सांसद थे, वो सांसद वहां पे उपस्थित नहीं थे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग उस वक्त चल रही थी जिसमें एमवीए के महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में उद्धव जी को कुछ निर्णय लेना था। लेकिन अभी अरविंद सावंत वहां है और अरविंद साहब हमारी बात रखेंगे। लेकिन मैं सतीश जी को स्पष्ट कर देता हूं कि हम ना ही तो हिंदू धार्मिक संस्थाओं पर कोई भी नौकरशाहों का अतिक्रमण सहते नहीं है। जी, लेकिन तिवारी जी मेरा भी एक सवाल था। नौकरशाहों का अतिक्रमण वहां भी नहीं सहते। तिवारी जी मेरा भी एक सवाल था, क्या आदरणीय बाला साहब होते तो उद्धव जी का दिल्ली दरबार में आना उनको ठीक लगता? क्या उस फैसले से वो सहमत होते? देखिए, राजनीति की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। इमरजेंसी का जब काल था तो यही थे बाला साहेब जो इंदिरा जी के साथ खड़े रहे थे, और हमें कहां जाना चाहिए, हमें कैसा जाना चाहिए, इसके लिए हमें सलाह की जरूरत नहीं है। हमें हमारे से वो वरिष्ठ है, हम जाएंगे वहां।
और बार बार जाएंगे। अरे महाराष्ट्र में ये आक्रांताओं को हकालना है ना। ये बेचारे हमारे व्यास तरीके, चाइना इंसी तरीके, देवेंद्र तरीके, जो अमित शाह और मोदी जी के सामने हताश हो गए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको अपने आत्मविवेक और आत्मसम्मान के लिए महायुति के लोग, तिवारी जी, महायुति के लोग तो कह रहे हैं कि कई उम्मीदवार हैं। शरद पवार खुद में एक उम्मीदवार हैं, बहुत बड़े कद के नेता है महाराष्ट्र के। इसके अलावा उद्धव जी बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता हैं जो दावेदारी कर सकते हैं सीएम की सीट को लेकर, या कांग्रेस खुद दावा कर सकती है। तो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अरे भाई, कोई अगर मगर नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। उद्धव ठाकरे इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ द महाराष्ट्र एंड all these corrupt people will be behind the bar। इन्होंने बोलना चाहिए कि अभी इनकी सत्ता है, तलोजा में अपने लिए रूम तय कर ले कि इंग्लिश टॉयलेट की रूम चाहिए उनको कि क्या चाहिए। आपने जो कुछ किया वो लोगों ने आंखों से देखा। किशोर जी, हमारी जीत बहुत होगी। हंस रहे हो, बहुत हंस रहे हो। हाँ, आपने बहुत अरे लोगों को जेल में रखा है। आपकी ये घोषणा के बाद ही हमारी जीत होगी। आप देखिए, महायुति सरकार जीत के आएगी महाराष्ट्र में, फिर हम डिबेट करेंगे यही चैनल पे। और फिर याद रखिए आपने जो बोला। इंडिया डेली पर बहुत स्वागत है। उस डिबेट के लिए मैं अभी से आप लोगों का वेलकम कर दूं। हमारे साथ सुशील भोसले जुड़ रहे हैं। काफी लेट लग गया इनको आते आते। एनसीपी एसपी गुट के शरद पवार गुट से आते हैं। सुशील जी, किशोर जी ने ऐलान कर दिया है और वो क्लिप मैं आपको भेज भी दूंगा। नो इफ नो बट, ओनली उद्धव ठाकरे इज फिट फॉर सीएम पोस्ट। नीलेश भोसले जी, नीलेश भोसले नाम है मेरा। हाँ जी, नीलेश जी बताइए बताइए बताइए, नीलेश जी बताइए। निश्चित रूप से पूरा प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं पीठ पे और सीने पे खंजर मारने का काम किया और उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से किस प्रकार से उन्होंने उतारने का काम किया। यदि आप हमसे भी पूछो तो महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि फिर से एक अच्छे व्यक्तिमत्व जी को मुख्यमंत्री के पद पे काम करने का मौका मिलना चाहिए। क्या मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों को मालूम था उद्धव जी दिल्ली गए हैं, वहां पर कांग्रेस की सीनियर लीडर से मुलाकात की है, महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर बातचीत हुई है, क्या ये जानकारी एनसीपी में थी? देखिए, जब भी अधिवेशन होता है या कोई भी फाइनेंशियल बजट रहता है या और भी कोई भी अधिवेशन रहता है तो सारे पार्लियामेंट्रियन या सारे राष्ट्रीय नेतागण दिल्ली में मौजूद रहते हैं और ये उचित समय रहता है किसी भी राजनीतिक नेता के लिए कि एक ही साथ में सभी पक्षों के लोगों को अगर मिलना है तो बजट के सेशन के दौरान रहेगा या और कोई पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, उसमें जाना और सभी नेताओं से मुलाकात करनी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर उद्धव जी के नाम पर सहमति बन गई है महाविकास अघाड़ी में? देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट करने के लिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। मैंने अपने महाराष्ट्र के दिल की जो बात है आपके सामने रखने का काम किया है। अभी आप उसको कैसे पॉलिटिकली लेते हुए आपका काम रहा, बट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में पूरे ताकत से जुट गई है और उद्धव जी के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी का काम किया, उस प्रकार का धोखाधड़ी का काम किसी भी हालत में शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं, सीएम फेस कौन होगा सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप धोखाधड़ी की बात पर आते हैं बार-बार। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, हमेशा एक चीज रही है कि जो भी पार्टी का इलेक्शन में हम लोग जाते हैं उसके बाद में जो मैंडेट मिलता है उसके बाद में कहीं ना कहीं ये नेता चुनने का काम किया जाता है। लेकिन मतलब वही फॉर्मूला है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूप से हमेशा यही फॉर्मूला रहा है, लेकिन उद्धव जी का नाम यदि आता है तो महाराष्ट्र की जनता ताकत के साथ में महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़े रहने का काम करेगी। ठीक है, देखते हैं महाविकास आघाड़ी को लेकर जो इस वक्त चल रहा है उसके बाद क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं शाइना के पास जा रहा हूं। शाइना, सवाल इसी बात को लेकर है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर जहां मतभेद की बात की जा रही है तो क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? महायुति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको ये चीज, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है
11 करोड़ सदस्य के साथ, इसके बावजूद अनुशासन है। हमारा नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन, और स्वाभाविक रूप से नंबर्स के आधार पे ये तय होता है। अभी से आप घोषणा करो और वो घोषणा में वो सबसे कमजोर लिंक जिला है विपक्ष में, तो मुझे तो हंसी आ रही है। ये बात सोचने की आवश्यकता है कि रणनीति रूपरेखा आप शायद टेलीविजन चैनल्स पे घोषणा नहीं करना चाहें, लेकिन अनुशासन के साथ मैं जरूर कह सकती हूँ हमारे पार्टी का एक लक्ष्य है, देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड इंडिविजुअल लास्ट। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं जानती हूँ कि जनादेश जो है उसका सम्मान करना, उसका स्वीकार करना और आते हुए दिन में उसी आधार पे आगे बढ़ना। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे? किशोर तिवारी जी। राष्ट्र पहले, हाँ, और पक्ष बाद में, उसके बाद व्यक्ति। यहाँ तो तीनों जगह पे मोदी 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 था। अब ये क्या 240 पे क्या आ गए, तो सब बदल गया। लेकिन मैं बता रहा हूं तुमको कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना आक्रोश बता दिया। और मैं नीलेश भोसले जो बड़े, वैसे तो बहुत मैच्योर्ड आदमी है, उन्होंने कहा कि उद्धव जी पे अन्याय हुआ और उद्धव जी को प्रोजेक्ट करेंगे तो महाराष्ट्र में हर कार्यकर्ता बड़े इससे लग जाएगा। और मैं ये उनकी बात का स्वागत करता हूं, और कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने वैसी ही बात कही। मैं एक बात कर रहा हूं, जल्दी से सर, सबसे ज्यादा जो खींचा तानी मची है वो बीजेपी में मची। बीजेपी से आरएसएस पूरा टूट के चला। अभी जो लोग बीजेपी में हैं वो 70% कांग्रेस वाले हैं, और वो 14 के बाद आए हैं। चाइना तो 9 से काम कर रही है। चाइना के वक्त के लोग तो अभी बहुत पीछे चले गए। मैं अभी बता रहा हूं ना